हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का सेशन। फ्रेंड्स, कुछ नेट इशू की वजह से कुछ दिन तक देखिए आपको लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बट आपका मैटर आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे हम, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। इस तरीके से हम जो है वह कवर करते रहेंगे, ठीक है। लाइव नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, वीडियोज़ हम आपको डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग पाचन संस्थान के बारे में। पाचन संस्थान होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि LT, TGT, PGT या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पाचन संस्थान एक रासायनिक और यांत्रिक क्रिया है। यह अपचय की क्रिया है जो भोजन को सबसे छोटे यानी कि अपनी सरलतम इकाई में तोड़ता है। कौन? पाचन संस्थान, ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या है? भोजन को सबसे सरलतम इकाई में तोड़ने का और उसके बाद रक्त में अवशोषित करने का काम किसका है? पाचन संस्थान का। तो पाचन संस्थान में देखिए दो तरीके के अंग काम करते हैं। एक तो हो जाता है उसका मुख्य अंग, दूसरा हो जाता है उसका सहायक अंग। मुख्य अंग आप सभी को पता होगा कौन कौन सा है। तो मुंह है हमारा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलांत्र या मलाशय, गुदी नली और गुदा या मलद्वार। ये हो जाता है हमारा मुख्य अंग। सहायक अंग कौन कौन से, इनको भी आप देख लीजिए। तो सहायक अंग है हमारे दांत, होंठ, जीवा, कपोलिया गाल, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय। ये क्या है? ये इसके सहायक अंग है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अब इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। अब देखिए पाचन नली से रिलेटेड एक डायग्राम देख लेते हैं, जिससे कि चीजें आगे हमें समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो ये हमारा हो जाता है मुंह, हो जाता है। यहाँ से हम लोग भोजन अंदर लेते हैं, जिसमें कि टंग और फेरेक्स है। तो भोजन यहाँ से मुंह के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा अंदर आ जाती है। ये आ जाता है हमारा आहार नाल, ठीक है। ये हो जाता है हमारा आहार नाल। इसके बाद आ जाता है आहार नाल के बाद भोजन कहाँ आता है? भोजन आता है अमाशय में। आहार नाल के बाद भोजन कहाँ आता है? भोजन आता है अमाशय में। अमाशय से फिर कहाँ जाता है? अमाशय से यह होता हुआ छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में होता हुआ फिर यह बड़ी आंत से गुजरते हुए जो है वह उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा पाचन संस्थान। तो ये उसके अंग हैं कौन कौन से? तो देखिए ये ग्रास नली हो जाती है, ये हमारा हो जाता है छोटी आंत। ये हो जाती है हमारी बड़ी आंत, ये है अमाशय। अमाशय को ही स्टमक कहते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा जो कोलान है, यानी कि चढ़ती कोलान, ठीक है, असेंडिंग कोलान और डिसेंडिंग कोलान। ये क्या है? ये बड़ी आंत के भाग है। जबकि डेड्यूनम किसका भाग है? डेड्यूनम भाग है हमारे छोटी आंत का। यहीं से छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है। इसके प्रारंभिक भाग को क्या कहते हैं? डेड्यूनम। डेड्यूनम में ही क्या होता है? जो पित्तरस होता है, यहाँ से पित्तरस आता है, और यहाँ से जो है वह, यहाँ से अग्नाशय यानी पैनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से हमारा यकृत से आ जाता है पित्तरस। यहीं पर आकर कहाँ मिलता है? डेड्यूनम में ही भोजन से मिलता है। तभी भोजन इसके बाद फिर आगे बढ़ता है। इसके बाद आ जाता है डेड्यूनम के बाद आता है हमारा जेज्यूनम और इलियम। ये भी दोनों क्या है? ये दोनों ही छोटी आंत के भाग है। जेज्यूनम इसका मध्य भाग कहलाता है, और इलियम जो है वह छोटी आंत का अंतिम भाग कहलाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा बड़ी आंत प्रारंभ हो जाता है। ये चढ़ती कोलन आ जाती है। कोलन, इसके पूरे भाग को तो पहले कोलन कहते हैं। कोलन भी देखिए 3 तरीके के होते हैं, एक चढ़ती होती है, एक होता है असेंडिंग हो जाता है, एक ट्रांसफर यानी कि आड़ी कोलन, और उसके बाद निचली कोलन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर हो जाता है हमारा रेक्टम। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अमाशय की। अमाशय क्या है? कि अमाशय जो है ग्रास नली जिसे कि ईसोफेगस भी कहते हैं। ग्रास नली को ईसोफेगस भी कहते हैं। तो ग्रास नली तथा ड्यूडेनियम के बीच का भाग होता है। ग्रास नली और ड्यूडेनियम के बीच का भाग होता है। ड्यूडेनियम यानी अभी मैंने बताया कि अमाशय यानी कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ड्यूडेनियम कहलाता है, और ग्रास नली या ईसोफेगस ये क्या कहलाता है? ये इस तरीके से नली आई रहती है, फिर यहीं से हो जाता है हमारा, हो जाता है अमाशय, ठीक है। इसे ही स्टमक कहते हैं, और यहीं से ड्यूडेनियम प्रारंभ हो जाता है, जो कि घोड़े की नाल के आकार का होता है। यहीं से छोटी आंत प्रारंभ हो जाता है। तो इसे ड्यूडेनियम के बीच में रहता है, डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, डायफ्राम हमारे जो है वक्ष स्थल और उदर के भाग को अलग करता है। इसे ही कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। इस तरीके से नाल अलग आता है, आहार नाल, और यहाँ से ड्यूडेनियम हो जाता है, जो कि हमारे वक्ष स्थल और उदर को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। तो डायफ्राम के नीचे रहता है प्लीहा के दाईं ओर तथा आंशिक रूप से यकृत के नीचे पोषण नली या पेशिक कला में चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। इसका अधिकांश भाग शरीर की मध्य रेखा
का अधिकांश भाग शरीर की मध्य रेखा के बाईं ओर तथा शेष भाग दाईं ओर स्थित होता है। इसके आगे यकृत का बायां खंड तथा अग्र उदरी भित्ति होता है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस पिक से आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए यहाँ पर है, देखिए ये हो जाता है हमारा अमाशय। ये देखिए ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है ये अमाशय है, ठीक है, अमाशय। और ये देख रहे ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। अब इसी के पीछे देखिए हमारा रहता है ये सारी किडनी वगैरह है, और यहाँ पर है अग्नाशय, जो कि कौन सा रस निकालता है, अग्नाशयी रस निकालता है। और ये है ड्यूडेनियम, यहीं पे अग्नाशय रस, यहाँ से पित्ताशय से आने वाला पित्त रस यहीं पे आके मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमाशय के कार्य की। अब इसके कौन कौन से काम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। तो भोजन को मथना ताकि वह छोटे छोटे कणों में टूट जाए और उसमें पाचक रस जो है अच्छी तरह मिल सके। ये किसका काम है, ये अमाशय का काम है। ध्यान रखिएगा जो काइम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा काइम यहीं पे बनता है। अधपचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। लुगदी के समान अधपचा भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अमाशय में जठरागमनीय द्वारा ग्रास नली में भोजन आता है। ठीक है, ग्रास नली में भोजन आता है जो कुछ समय के लिए अमाशय में ठहरता है, अतः अमाशय भोजन के लिए अस्थायी भंडार के रूप में कार्य करता है, जिससे अमाशय की भित्तियों से स्रावित जठरीय रस, ध्यान रखिएगा जठर रस कहाँ बनता है, तो जठर रस का स्रावण होता है अमाशय में। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर बनता है, जो भोजन पर कार्य करने के लिए समय मिल जाता है, उस समय भोजन के कार्य करने के समय में वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब जठर रस के बारे में सभी को पता है, फिर भी हम देख लेते हैं। अमाशय अंतर्ग्रहित भोजन के लिए उसके छोटी आंत में पहुंचने से पहले तक अस्थायी भंडार के रूप में काम करता है, यानी कि उसको थोड़ा बहुत उसको पचा देता है, जिससे कि आगे चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एंजाइम को स्रावित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से निकलता है। साथ ही साथ जठर रस रहता है, जठर रस इस तरीके से आप पढ़ेंगे। जठर रस से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो जठर रस से 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं एंजाइम, तो हो जाता है पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है, किस पर काम करता है, तो प्रोटीन पर काम करता है। रेनिन किस पे काम करता है, रेनिन भी प्रोटीन पे काम करता है। और जो होता है लाइपेज होता है, यह वसा पर काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो जठरी रस होता है वह हल्का चिपचिपा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। पीएच मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 0.9 से लेकर 1.5 तक होता है। 0.9 से लेकर 1.5 तक जठर रस का पीएच मान होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 1006 से लेकर 1009 होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सामान्य वयस्क में प्रतिदिन कितना जो है वह गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी जठर रस कितना निकलता है, तो 1.5 से 3 लीटर तक जठर रस निकलता है। आगे बढ़ते हैं। जठर रस में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एंजाइम शामिल होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है। जल, खनिज लवण तथा श्लेष्मा होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एंजाइम, ये जठर रस से निकलने वाले जो है वह पदार्थ हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। अब एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, तो पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज। एक एक को देख लेते हैं। पेप्सिनोजेन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की विद्यमानता में पेप्सिन में परिवर्तित हुई। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो पेप्सिनोजेन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन किस पे काम करता है, तो प्रोटीन पर काम करता है, जिससे प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से निकलते हैं क्वेश्चन। पेप्टोन अमीनो अम्ल से बने सरल घुलनशील पदार्थ होते हैं। रेनिन क्या करता है, शिशुओं में पाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि शिशु जो है दूध पीते हैं। दूध आप लोगों ने देखा होगा कि दूध पीते अगर डाइजेस्ट नहीं हो जाता है तो वापस अगर वो उल्टी करते हैं तो दही के रूप में निकलता है। क्यों, क्योंकि रेनिन की वजह से। शिशुओं में आमाशयिक रस में रेनिन पाया जाता है, तो यह एक एंजाइम है जो दूध को जमा कर दही में कन्वर्ट करता है। घुलनशील प्रोटीन केसिनोजेन को केसिन में परिवर्तित कर देता है, जो अघुलनशील दुग्धक प्रोटीन होता है। इस प्रकार अलग की हुई केसिन पर पेप्सिन क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइपेज वसा को खंडित करने वाला एक एंजाइम है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा अमाशय से ही वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का कहाँ से होता है, ये भी अमाशय से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा पके हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। पके हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है।
अब यहाँ पर लाइपेज के बारे में बताया गया है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जठरीय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक के क्या काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसके क्या काम है? तो यह बैक्टीरिया मारता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भोजन शुद्ध रूप में, यानी कि जितने भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जितनी भी उनमें अशुद्धियां हैं वह कहाँ खत्म हो जाती हैं? तो वह खत्म हो जाती है हमारे आमाशय में। किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है, यानी भोजन को यह क्या करता है? एल्कलाइन बनाता है, अम्लीय बनाता है, जो जठरी एंजाइम के लिए जरूरी है। यह पाइलोरोस को नियंत्रित करता है, यह टाइलिन की क्रिया को क्या करता है? रोकता है। यह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। तो ये इसके काम है, किसके? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। ये आमाशय में मुख्य रूप से काम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जठरी या आमाशयिक रस का स्रावण। आमाशय में जठरीय रस या गैस्ट्रिक जूस थोड़ी सी मात्रा में ही मौजूद रहता है, चाहे उनमें भोजन बिल्कुल ही क्यों न हो। इस जठरीय रस को उपवासीय जठरीय रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपवासीय जठरीय रस किसे कहते हैं? तो जब हमारे आमाशय में भोजन नहीं रहता है फिर भी जो जठर रस है वह थोड़ा बहुत मात्रा में निकलता रहता है, इसी को उपवासीय जठरीय रस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारे चैप्टर, सारे नोट्स हम वहाँ पर शेयर करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।